हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो क्या हालचाल सबका? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है प्रोबेबिलिटी वाला जो पहला लेक्चर है देख के आए होंगे और आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नोट्स वगैरह भी आपने बनाए होंगे। वैसे तो आप ये सब काम करते हैं तो आप करके ही आए होंगे, है ना? ओके, तो आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 54th डे है, 54वां दिन। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके सिलेबस कंप्लीट होने का भी लास्ट सेकंड डे है, क्योंकि कल आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा 55th डे में, ठीक है। और आज जो हमारा प्रोबेबिलिटी का लास्ट सेकंड लेक्चर है, कल आपका प्रोबेबिलिटी खत्म भी हो जाएगा। क्लियर सर? ओके, तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, आंसर दे लीजिए। और अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल के जो चीजें मैंने आपको जो लिखवाई थी नोट्स में, उन्हें आप एक बार पहले रिवाइज कर लें, उसे एक बार पहले पढ़ लें। उसके बाद आपको ये चीज जो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, वो बहुत जरूरी है ना सर। आपको नोट्स आने चाहिए, जो मैंने लिखवाया आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। पहले से नहीं, मतलब लिखवाने के बाद तो पता होना चाहिए। एटलीस्ट सेकंड लेक्चर में आप आओ तो एटलीस्ट फर्स्ट वाला आप अटेंड करके रखें। क्लियर? चलो, तो कल मैंने 4 मॉडल्स बताए थे, कुछ पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, अनश्योर इवेंट वगैरह हमने पढ़े थे। फिर एलिमेंट्री इवेंट वगैरह हमने देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखा था, है ना। इसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वगैरह भी देखा था। प्रोबेबिलिटी में कंडीशन देखी थी कि 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। फिर प्रोबेबिलिटी का किसी भी प्रोबेबिलिटी की इवेंट ई और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दोनों को जोड़ने पे आंसर 1 आता। हमने इस पे भी क्वेश्चंस किए थे। ये भी हमने सुना था कि सारी ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है कभी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। क्लियर है क्या? चलो, और हमने 4 मॉडल्स कंप्लीट किए थे सर। आज हम 5वां स्टार्ट करेंगे, मॉडल 5। मॉडल 5 क्या है? 5वां मॉडल, कार्ड्स प्रॉब्लम। कार्ड्स प्रॉब्लम। अब ये कार्ड्स प्रॉब्लम क्या होता है, जरा ध्यान समझ। एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, कार्ड्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, वो पत्ता खेला है बचपन में, एग्जैक्टली वो पत्ते वाला सवाल आएगा यहां पर। अब उसके अंदर आपको समझना है कि कार्ड्स वाले में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली ये टॉपिक बेसिक वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो बेसिक के साथ स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो देखो, पहले तुम्हें कार्ड्स का डिवीजन समझना होगा। हमें पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं सर? 52। अब ये 52 कार्ड्स के 2 डिवीजन होते हैं। 2 डिवीजन होते हैं। एक हम बनाते हैं इसके अंदर ब्लैक सूट, और दूसरा हम बनाते हैं इसके अंदर रेड सूट। इस डायग्राम के बाद जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसके बाद आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेड सूट में भी 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक सूट में भी आपके 26 कार्ड होते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको कार्ड्स की 52 में से 26 इधर और 26 इधर। डन। अब इसमें से भी 2 पार्ट डिवाइड किए जाते हैं। जैसे आपका ब्लैक सूट है ना, ब्लैक सूट के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से सर? दोनों बता देता हूं। पहला आपका होता है स्पेड, और स्पेड मतलब ये इस टाइप का जो शेप होता है ना, ये शेप को आप पान का पत्ता समझ सकते हैं। पान का जो पत्ता होता है ना, कुछ इस टाइप में शेप दिखता है, ठीक है। हालांकि मैं डायग्राम मेरी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, बट मैंने भरपूर कोशिश करी है। ये आपका हो जाएगा स्पेड। और एक होता है क्लब। क्लब क्या होता है सर? क्लब जो है कुछ ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा खराब बन गया फिगर, बट कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्लब जो है वो कुछ इस टाइप में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्लब, मतलब वो पेड़ टाइप दिखेगा आपको। अब अगेन बात ये सर, मैंने आपको क्या कहा था, इक्वली डिवाइड होगा ये। मतलब अगर टोटल 26 है तो इक्वल डिवीजन मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 13 कार्ड्स आएंगे और इसके अंदर भी आपके 13 कार्ड्स आएंगे। अब साथ ही साथ रेड सूट, देखो रेड सूट में 2 डिवीजन होंगे। कौन कौन से 2 डिवीजन? अगेन इसमें भी 2 पार्ट। एक आपका होगा हार्ट, 2 पार्ट, जिसमें एक आपका हो जाएगा हार्ट। हार्ट का तो यूनिवर्सल हम सब जानते हैं, ऐसा दिखता है। और एक आपका हो जाएगा डायमंड। अब डायमंड का जो शेप है वो आपके रोम्बस की तरह होता है, कुछ इस टाइप से दिखेगा वो। डन। चलो, अब इसमें भी सेम सर, 26 कार्ड है, 2 पार्ट में डिवाइड किए, मतलब यहां पे आ जाएंगे 13 और यहां पे आ जाएंगे 13। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, वेरी गुड। तो 13 कार्ड्स का हमने बंटवारा कर दिया। अब इसमें हमें आगे समझना है कि आगे गिनती क्या होती है। देखो, अब आप समझे हैं कि ये 4 अलग अलग राज्य, इसको याद करने के लिए आप तरीका याद कर सकते हो। तरीका ना आपको बहुत बड़े तरीके से याद हो जाएगा। आप ऐसा समझिए कि ये 4 अलग अलग राज्य दे रखे हैं आपको, और राजाओं वाले जमाने में, है ना। तो चारों राज्य में क्या होगा, जैसे राज्य है ना, तो सब में आपको एक किंग मिलेगा।
सभी राज्य में आपको एक किंग मिलेगा, एक क्वीन और एक जैक, है ना, मतलब जोकर कह सकते हो आप, किंग क्वीन और जैक। ये हो जाएगा आपका किंग क्वीन और जैक, मिटा दिया इसको मैंने, ये होगा किंग क्वीन जोकर, किंग क्वीन और जोकर। ठीक है, डन। हर एक राज्य में ये 3 कंपलसरी होंगे। और बाकी जो 10, 13 में से 3 का तो मैंने बता दिया, बाकी जो बचे हुए 10 हैं उनको हम सिपाही कह सकते हैं। आप सिपाही की तरह मान लीजिए, उन 10 की हम ना गिनती, उन 10 के लिए हम कोई स्पेशल नाम यूज नहीं करते, उन्हें हम 1 2 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी सेम 1 2 ऐसे करते करते कहां तक आएगा, 10 तक आएगा ये। इसमें भी 1 2 करते 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 अपन आएंगे 10 तक। एंड सेम इसमें भी 1 2 एंड गोज अप टू 10, गोज अप टू 10। क्लियर हो गया मेरी बात है? अब नेक्स्ट, बहुत गंदा हो गया ये, मतलब काला काला दिख रहा था, इसलिए आपको मिटाना पड़ेगा ना उसको। देखो, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2। अब ध्यान से जरा समझना, ये जो स्टार्टिंग में ये जो मैंने बनाया ना, किंग क्वीन जैक, है ना, ये इन्हें हम कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं हम? फेस कार्ड। सभी के नाम ध्यान रखना, बाद में भूल जाओगे। फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों कहते हैं सर? क्योंकि इन 3, है ना, 3 जो राजा रानी है ना, बादशाह बेगम गुलाम कहते हैं हिंदी में से ना, किंग क्वीन और जैक जोकर, जो भी आप समझे, इनका जो फेस होता है, इनका जो कार्ड होता है ना, उस पे किंग वाले पे किंग का चेहरा बना होगा, क्वीन वाले पे क्वीन का फेस बना होगा और जोकर वाले पे जोकर का फेस बना होगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है इसको। तो ये जो 3 है ना, ये कहते हैं फेस कार्ड। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, टोटल कितना हो गया? 12। अब आपको सवाल पूछा जा सकता है कि एक वेल सफल्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा कि वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अ रैंडम कार्ड इज सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। एक रैंडम कार्ड अगर मैं निकालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस कार्ड होगा? तो टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52, और फेस कार्ड कितने हैं? 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12/52 इसका आंसर आ जाएगा। बदलाव क्या हो सकता है? आपको बोल सकते हैं फेस कार्ड ऑफ रेड सूट। मान लो रेड सूट बोल दिया, तो रेड सूट में तो ब्लैक वाला नहीं आएगा ना, मतलब आपको सिर्फ यही 3 और 3 6 मिलेंगे। रेड में तो सिर्फ 6 ही फेस कार्ड होते हैं, ब्लैक के अंदर देखो सिर्फ 6 फेस कार्ड होते हैं। तो रेड और ब्लैक मिला के, मान लो तुम्हें रेड और ब्लैक सूट कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, तो सिर्फ फेस कार्ड बोला, रेड ब्लैक की तो बात नहीं की है, तो फेस कार्ड में सब कुछ आ जाएगा। ऐसे इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं सवालों में। ठीक है, अच्छा, आपको ये भी बोल सकते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड ऑफ डायमंड। तो डायमंड का फेस कार्ड, भैया डायमंड के अंदर कितने फेस कार्ड हैं? सिर्फ 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड ऑफ हार्ट, तो हार्ट में भी 3। ऐसे इसके लिए भी, ऐसे उसके लिए भी पूछ सकते हैं, वैरायटीज बना सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट अब नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर, ये 1 जो 1 नंबर पे होता है ना सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो 1 नंबर पे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों सर? इसको हम कहते हैं एस, हिंदी में इसे कहते हैं इक्का। क्यों? क्योंकि सिपाहियों की लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पे आता है उसे कहते हैं अपन सेनापति, पता ही होगा, है ना, वही तो लीडर होता है सेना को, वही गाइड करता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसलिए इसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट एस हो जाता है। तो एस की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, इनके बाद इनकी वैल्यू रहती है एस की। तो एक एस के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है, आपसे पूछेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अ रैंडम कार्ड इज सेलेक्टेड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब एस कितने होते हैं? 1 2 3 4। अब आपको बोल दिया एस ऑफ रेड सूट, तो भैया रेड सूट के अंदर सिर्फ 2 ही एस होते हैं। ब्लैक सूट बोलेगा तो सिर्फ 2 ही एस लिखना है, 2/52 कर देना। ऐसे सवाल आएंगे, बात समझ में आ गई? आपको बोल दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, तो स्पेड मतलब क्या हुआ? ये तो पूरा स्पेड बोल दिया, मतलब 13 के 13 आ जाएंगे। स्पेड आने के चांसेस क्या है? 13, 13 के 13 और अपॉन में 52 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे आपको ये पूरा कार्ड्स वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ध्यान रखना। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट मॉडल होने वाला है, मॉडल नंबर 6। मॉडल नंबर 6 अब ये होगा 5 मंडे, है ना, 5 मंडेज इन अ वीक, या फिर ऐसा समझ सकते हैं वीक, है ना, वीक बेस्ड प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ डेज प्रॉब्लम्स।
नंबर ऑफ डेज प्रॉब्लम्स। अब इस पे जो है बड़ा अच्छा सवाल बनता है, ध्यान सुनना, इस पे बहुत अच्छा मार्कर गिर गया, पूरी हो गई इसकी रीति रिवाज गिरने वाली आज। देखिए नंबर ऑफ डेज प्रॉब्लम मतलब आपको नंबर ऑफ डेज से सवाल पूछे जाएंगे कितने दिन होते हैं। अब देखो मैं स्टार्टिंग शुरू करता हूं, कुछ कुछ बातें आपको पता होगी। आपको ये बात पता होगा कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, कुछ महीने में 31 दिन होते हैं, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। पता है, ये बातें आपको पता होगी, ठीक है। लीप ईयर हर एक 4 साल बाद आता है, ये बात भी आपको पता होगी। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं, जरा ध्यान से देखते रहना। आपको ये बात पता होना चाहिए कि लीप ईयर कब आता है। लीप ईयर कब आता है, ध्यान रखना। 2000 में आया था, फिर 2004 में आएगा, 2008, 2012, फिर 2016 हो जाएगा आपका, फिर 2020 और ऑब्वियस बात है 2024 जो कि अभी चल रहा है। 28, 32 है ना, ये देख सकते हो 4 का टेबल बन रहा है, बेसिकली याद करना आसान हो जाएगा। अब देखो है ना, नंबर ऑफ मंथ्स having 30 डेज। भैया कितने ऐसे महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, कितने ऐसे महीने होते हैं जिसके अंदर सिर्फ 30 दिन होते हैं, तो उसका आंसर आएगा 4। फिर अगेन सेम, नंबर ऑफ मंथ्स having 31 डेज। 31 डेज होने वाले कितने महीने होते हैं, तो 31 डेज वाले टोटल आपके जो है 7 महीने होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। नंबर ऑफ मंथ हैविंग 28 और 29 डेज, ये आएगा 1, है ना। 29 कब, लीप ईयर में, ध्यान रखना। लीप ईयर, अब लीप ईयर आने से देखो फर्क किसमें पड़ता है, इंपॉर्टेंट नोट वाली बात है, ये ध्यान रखना। लीप ईयर अफेक्ट्स किसको करेगा, लीप ईयर अफेक्ट्स ओनली, लीप ईयर अफेक्ट्स ओनली मंथ, ओनली फेब्रुवरी, मतलब केवल फरवरी के महीने पे ही फर्क पड़ेगा लीप ईयर होने का। मान लो अगर फरवरी का महीना ना बोला जाए ना, और बोला है कि तुम्हें लीप ईयर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लीप ईयर का कोई यूज नहीं है। फिर मान लो आपको गुमराह करने के लिए वो लीप ईयर लिखा गया, समझे आप। अब देखो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है, अब ये भी जरा समझ लीजिए। पहली बात तो हमारा जो एक साल होता है, एक साल वो 365 दिन एंड 6 आवर्स का होता है, 6 घंटे का। तो एक साल में इतना हो गया, फिर अगले साल में भी 365 दिन प्लस 6 आवर्स हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में भी 365 दिन प्लस 6 आवर्स हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट ईयर में भी 365 प्लस 6 आवर्स होता है। अब देखो 4 साल में 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, हर चौथे साल में ये 24 घंटे हो जा रहे हैं, और 24 घंटे का एक दिन बनता है। वो एक दिन को लीप ईयर बना के फरवरी के महीने में उसे लीप ईयर बोल देते हैं, और वो एक दिन भी हम वेस्ट नहीं करते, वरना हम समय पीछे चले जाएंगे, तो वो एक दिन इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं, और हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। ये बात आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ गई मेरी बात। चलो नेक्स्ट बातचीत, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये तो आपको समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। अगला सवाल, अब कौन कौन से महीने होते हैं सर, जरा ये भी लिखवा दीजिए। तो चलो मैं तुम्हें ये भी लिखवा देता हूं, है ना। अब देखो याद करने के लिए मैं आपको तरीका ही बता देता हूं। ये आपने सबने सुना होगा, है ना, जहां पे है ना ये रेज्ड पोर्शन में 31 डेज, और जो डिप्रेस्ड पोर्शन है, डिप्रेशन जो अंदर की तरफ है, उसमें आपके 30 डेज। तो जनवरी 31, है ना, फरवरी में पता है 28 होता है, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30। तो आपको ध्यान रखना है, एक अप्रैल मंथ में 30 आता है, अप्रैल मंथ में 30 आएगा, अप्रैल। फिर किसमें, जनवरी में देखो क्या आया था, जैन में 31 हो गया था, फेब में आपका ये आ गया था, मार्च में अगेन आपके 31 डेज हो जाएंगे। अब आगे सुनना, मार्च में भी 31 डेज आ गए। नेक्स्ट जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में 30 डेज, फिर मई में 31, जून में 30 डेज, ध्यान रखना। तो जून में 30 डेज हो जाते हैं, और आपका जो है मार्च, अप्रैल, फिर मई आ जाएगा, ठीक। जून के बाद क्या आएगा, जुलाई में फिर से 31 डेज आ जाएंगे। तो आपका अगला मंथ हो जाएगा यहाँ पे जुलाई, फिर आ जाएगा आपका अगस्त, फिर आपका हो जाएगा सितंबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है आपका अक्टूबर, ठीक है।
और ये हो जाएगा आपका नवंबर एंड लास्टली इसमें ऐड हो जाएगा दिसंबर। टोटल देखो 7 महीने हो गए और ये 4 महीने और ये 1 महीना। ये आपको याद रखना चाहिए कि टोटल 12 महीने में से 4 महीना ऐसा होता है जिसमें 30 दिन होते हैं, 7 महीने ऐसे होते हैं जिसके अंदर 31 दिन होते हैं, 1 महीना ऐसा होता है जिसके अंदर 1 दिन 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो सवाल कैसे पूछे जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 नहीं 5 मंडेज in month of April। अब अप्रैल के महीने में 5 मंडे आने का क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है। अब जरा आप समझना, अप्रैल का महीना यानी 30 दिन। अब 30 दिन में आप समझो अगर 30 डेज हैं, मैं अगर 7 से डिवाइड करूं तो 7 4 जा 28 और रिमाइंडर बचेगा 2, मतलब 4 सप्ताह तो फिक्स है, 7 4 जा 28, 4 वीक आएंगे। अब 4 वीक मतलब 4 मंडे आने कंपलसरी है। 2 दिन देखो बच जा रहा है, वो 2 दिन का क्या करोगे, है ना। तो देखो बात यह है कि वो 2 दिन जो है आपका संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है ना, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे संडे हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखें, अगर आप, मैंने क्या कहा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 मंडेज, तो 5 मंडे, 4 तो फिक्स है, मतलब अपने को और देखना कैसे, बचे हुए 2 दिन में देखना है। अब वो 2 दिन देखो मंडे कितनी बार आ रहा है, मंडे एक इस वाले केस में आ सकता है या तो इस केस में मंडे आ सकता है, बाकी और किसी केस में मंडे नहीं आ रहा। टोटल 7 केस बनेंगे, 7 में से देखो केवल 2 में ही मंडे आ रहा है, यानी 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो आपको नंबर ऑफ डेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, अगर 30 डेज है ना तो आप 30 = 7 × 4 कर दो, है ना, या फिर आप ये बताओ कि कितने पेयर बनेंगे। 4 सप्ताह तो बनने ही है, तो 4 7 से लिख दो आप यहाँ पे, है ना, 7 से डिवाइड करो क्या हो जाएगा, 7 × 4 + 2। जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा ना, उसी रिमाइंडर के नीचे आपको अपॉन में 7 लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मान लो अगर सवाल ये होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडेज। देखो संडे मंडे से फर्क नहीं पड़ेगा, मंडे हो संडे हो, बुधवार हो गुरुवार हो, शुक्रवार शनिवार, आंसर सेम आएगा, बस महीने से फर्क पड़ेगा। ध्यान रखना 30 का महीना है कि 31 का है कि 28 का है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडेज इन मंथ ऑफ जनवरी के मंथ में अगर बात की जाए तो 31 डेज होते हैं। मैंने आपको अभी तरीका बताया, 31 अगर हैं तो आपको क्या करना है, आपको 31 = करो तो 7 4 जा 28 और 28 + 3 करना होगा, तो अपॉन में 7 लगा दो, 3/7 आपका आंसर है। एमसीक्यूज में ऐसे सवाल आएंगे, आपको करेक्ट करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा। मान लो आपको फरवरी का मंथ बोल दिया, इन मंथ ऑफ फरवरी, अगर फरवरी का मंथ होता तो सर फरवरी में 28 दिन होते हैं और 28 को आप 7 × 4 करोगे तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 0, यानी फरवरी के महीने में कोई चांसेस नहीं है, 0/7 यानी 0 आ जाएगा। फरवरी के महीने में कोई चांस नहीं है कि 5 मंडे या 5 संडे या 5 वेडनेसडे 5 ट्यूसडे आ जाए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर बोला कि लीप ईयर है और लीप ईयर में फरवरी का महीना है तो लीप ईयर में देखो 29 डेज हो जाएंगे, उस केस में 7 × 4 + 1, 28 + 1, एक दिन बच जाएगा। लीप ईयर में फरवरी के महीने में 5 संडे आने की पॉसिबिलिटी 1/7 हो जाएगी। ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म नहीं होते, फिर आपको आता है ईयर वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज, 53 मंडे। अब ये इन अ ईयर, मंडे इन अ ईयर। अब ये बड़ी काम की बात है। देखो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। इसको अगर तुम 7 से डिवाइड करो तो 7 5 जा 35, कैरी बचा यहाँ पे 1 और 5, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आ गया 1। सेम लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है, 365 दिन है, यानी 365 = 7 × 52 364 और प्लस कितना आ रहा है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/7। फर्क कब पड़ेगा, मान लो अगर बोल दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर, अगर लीप ईयर होगा तो यहाँ पे 366 डेज आएंगे,
यानी 7 इंटू 52 यानी ये 364 और प्लस 2 हो जाएगा, तब उस केस में आपका आंसर 2/7 आ जाएगा। याद रहे, इसे कहते हैं नॉन लीप ईयर, इसे कहते हैं लीप ईयर। अब इसमें सवाल में भारी भरकम सवाल क्या बन सकता है, आपको ये नहीं बोलेंगे कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, आपको ईयर बता देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन 2002। अब आपको सोचना है 2002 में लीप ईयर था ही नहीं, मतलब 365 दिन, यानी 7 इंटू 52 है ना, एक बच जाएगा तो 1/7 आपको आंसर टिक मार के आ जाना है। ये चीजें इतनी आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का मॉडल नंबर 5 और मॉडल नंबर 6, आज के हमने सिर्फ 2 ही मॉडल कंप्लीट किए, लेकिन ये दोनों के दोनों मॉडल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशली स्टैंडर्ड वालों के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। और बेसिक मैथ्स वालों को लिए तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड वालों को तो हालांकि दोनों करना है, चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, स्टैंडर्ड वालों को ये आते हैं, हाँ बेसिक वालों में इसकी चांसेस बहुत कम है। स्टिल आपको करना तो सब है, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना प्रोबेबिलिटी का वेटेज जो है बताया 14 मार्क्स का है, 14 नंबर मिलेंगे बेसिक मैथ्स वालों को, तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आपको एकदम बेसिक से लेकर एंड तक कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करना अच्छे से, और स्टिल अभी भी आपको एनसीईआरटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके लेक्चर देख लेना और नोट्स बना के रिवीजन करते रहना। मैं आपको बताऊंगा कब आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी। क्लियर है सर? चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में ना, टिल दैट पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट सभी को, चलो बाय।